कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले वो खबरें देखते हैं कि कौन सी बड़ी खबरें आज कमोडिटी मार्केट पे असर डाल सकती है। पहली खबर तो ये है कि जो फेड अधिकारी हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं दरों में कटौती को लेकर, और अब बाजार है वो 79% तक मान चुका है कि ब्याज दरें दिसंबर में घटने वाली हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। फोन कॉल पर ट्रंप और जिनपिंग से बातचीत हुई है जिसमें ट्रेड डील, रूस यूक्रेन सीज फायर, तमाम जैसे मुद्दों पे बात हुई है। लेकिन आज बाजार को देखें तो सोना और चांदी जबरदस्त तेजी के मूड में दिख रहा है। दोनों ही काउंटर में रफ्तार है। 2500 रुपए तक चांदी मजबूत है, 1500 रुपए तक सोना यहां पर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। केडिया जी, चांदी को लेकर अपनी राय रखिए, क्या लग रहा है चांदी में? नमस्कार शुभम जी। नमस्कार। देखिए, अगर चांदी की बात करें तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले हफ्ते तक हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये 40% के नीचे की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है और दिसंबर में रेट कट नहीं होगा। बट एकाएक हमने पिछले 2 दिनों में ही देखा, जिस ढंग से शटडाउन के बाद जो डेटा सेट आ रहे हैं उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी बन रही है कि दिसंबर में रेट कट आना है। एंड इसी के रिजल्ट हम देख रहे हैं वापस 50 का लेवल तोड़कर 51 के करीब मार्केट इस वक्त मूव कर रहा है, और लग रहा है कि आने वाले सेशंस के अंदर हम वापस $53 तक का लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस ने अब 55,000 का लेवल अच्छे से होल्ड कर गया। देखने की जरूरत है कि 159 का जो लेवल पिछले हफ्ते देखा था वो लेवल जल्दी तोड़ पाता है कि नहीं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, टाइमिंग मार्केट में एक ये हफ्ते की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी जो गिरावट दिखा रहा है वो दर्शाता है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है सोने को, तो लेके काम करना चाहिए। ओके, तो चांदी को लेकर आपको लग रहा है कि लेकर ही काम करना चाहिए, तेजी एक्सटेंड हो सकती है। अनिल सर, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो रफ्तार आई है क्यों आई है, और आगे क्या हो सकता है? जो ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में लास्ट कुछ टाइम से ये बता रहा था कि ये कंसोलिडेशन है, एक टाइम और प्राइस करेक्शन है जो जनरली ईयर एंड में होता है। क्योंकि जो अगर चांदी को ले तो जो बुलिश फैक्टर्स है, इंडिया और चाइना से जो डिमांड है, मार्केट बैकवर्डेशन में है, उसके साथ चाइनीज जो सिल्वर प्राइसेस है वो कॉन्स्टेंटली एट अ प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्लस आपका क्रिटिकल मिनरल भी बन चुका है सिल्वर, और ग्लोबली भी उसका एक रीस्टॉकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है हो सकता है और 1 महीना कंटिन्यू करे, अपसाइड में 54.30 और नीचे में $49 के आसपास। बट ये जब ये ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा $62 या $65। शॉर्ट टर्म के लिए 1,60,000 1,62,000 तक एक हफ्ते के अंदर आ सकता है, मतलब अराउंड 5350 के आसपास। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। सोने में ओवरऑल बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है, टाइम करेक्शन की तरफ मार्केट जा रहा है, प्राइस करेक्शन हो चुका है। तो यहां पर भी जब ये एक $4,200 अपसाइड में और $4,000 नीचे, ये 5% का एक रेंज है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें अपसाइड का ही ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर हो, और जब ये होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 4700 या 4800 बनेगा ऑन द अपसाइड। फिलहाल के लिए अपसाइड में अभी 1,25,000 के आसपास है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 1,27,000 की तरफ ये जा सकता है। गई सोने पर राय, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर सुझाइए। भाविक पटेल जी के पास मैं आना चाहूंगी, आपकी क्या रणनीति होगी आज सोने चांदी में? इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये तेजी आगे भी एक्सटेंड करेगी? गुड मॉर्निंग। यस, देखिए, कल जो फेड न्यूयॉर्क फेड के जो स्टेटमेंट आए, आई थिंक वो गोल्ड और सिल्वर के एक शॉट इन द आर्म था, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, यूएस के इकोनॉमिक डेटा पे आधारित था। और अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी रेट कट की जो 40% थी वो सीधा जंप होकर 65% के ऊपर आ चुकी है। तो दिसंबर में रेट कट जो होने वाली है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमने गैप अप ओपनिंग देखा, मोमेंटम देखे, वो भी अच्छा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड जो 4,000 का लेवल है वो सपोर्ट लेके उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर वापस से आ चुका है। और सिल्वर भी सब्सिक्वेंटली अगर देखें 4850 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं किया, वो सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आया था। आई थिंक लग रहा है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर की रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। ये जरूर से हो चुका है क्योंकि एक बेस बन चुका है
4000 का और 4850 का सोने और चांदी में। तो दोनों में आई थिंक ऑप्शन वाया मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहले सोने की बात करें तो 1,25,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो बेहतर रहेगा। 960 पे बाय करके चल सकते हैं। 1150 के टारगेट के लिए 840 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में बात करें तो सिल्वर मिनी में 1,61,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 5900 पे। 6500 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक जी की साइड से गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी पर इन्होंने दोनों पर खरीदारी की राय दी है और आपको लेवल्स भी सुझाव दिए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिए। हमारे साथ लोकेश सेठिया जी भी बने हुए हैं। लोकेश जी, आपकी क्या रणनीति है सोने और चांदी को लेकर? आप किस तरह से रीड कर रहे हैं आज की तेजी को? सोना और चांदी दोनों ही मुझे बुलिश लग रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए। और कल जो फेड का जो बातें हुई है वहां पर जो 79% आप बता रहे हो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है सोना चांदी के लिए। तो अभी के लिए चांदी अगर आप बाई करके आप चलते हैं, मुझे लगता है 162 के करीब मुझे चांदी का लेवल दिख रहा है। एंड जो नीचे के डाउन साइड है वो 152 153 के करीब आपको दिख रहा है, वो कंसोलिडेशन जोन है। तो जब भी आपको चांदी थोड़ा सा नीचे दिखे तो एड ऑन करना चाहिए। और करंट भाव से भी मुझे 4 से 5,000 पॉइंट का अपमूव आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है चांदी में। वैसे ही सोना की अगर बात करूं तो गोल्ड भी काफी अच्छा लग रहा है। अभी 1,25,240 के करीब चल रहा है। मुझे लगता है 1,26,200 और 1,26,500 तक का गोल्ड में एक अपमूव बैठ रहा है, जिसका नीचे का लेवल अगर सपोर्ट की बात करें तो 1,24,300 के करीब आपको सपोर्ट मिल रहा है। और ऊपर की तरफ 1,25,000 26,500 26,700 तक का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर हमारे चारों एक्सपर्ट्स की। लेकिन एक खबर सिल्वर को लेकर ये भी है कि सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ईटीपी में ज़बरदस्त रुझान दिखा है। 2022 से अब तक सिल्वर ईटीपी की जो होल्डिंग्स है वो 18 गुना बढ़ी हैं। भारत में सिल्वर ईटीएफ होल्डिंग की जो CAGR है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो 200% की है। और सिल्वर ईटीएफ में होल्डिंग 58 मिलियन ऑन्स के पार निकल चुकी है। और 2024 के अंत में होल्डिंग्स में 51% की बढ़त देखने को मिली थी। और जिस तरह से ईटीपी को लेकर निवेश का माहौल बदला है, एक ज़बरदस्त रुझान यहाँ पर दिख रहा है। एक राय अनिल सर आपकी चाहिए, सिल्वर ईटीएफ में इस तरह का ज़बरदस्त रुझान दिख रहा है, क्या अभी भी मौके, इन स्तरों पे मौके हैं क्या इस तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के जरिए जाने की? जो लोग नए हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? एकदम विश्वमोहन जी, क्योंकि ईटीएफ जो इंडिया में है एक काफी अच्छा एक वे है इन्वेस्ट करने का सिल्वर में। और नेचुरली आप जो स्टेटिस्टिक्स शेयर किए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, क्योंकि 2 महीने पहले जितना एक्साइटमेंट था इस मार्केट में वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जो स्पेकुलेटिव फर्वर था, जो प्रीमियम्स थे, वो अभी सब कुछ मार्केट से गायब हो चुका है। बट ओवरऑल जो फिजिकल है वो धीरे धीरे टाइट हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड ऑफ द मार्केट इज बिकमिंग टाइट। और जो ईटीएफ के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है सिल्वर में वो काफी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में और स्ट्रांग बन सकते हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम, एक्यूमुलेट करना चाहिए ईटीएफ के थ्रू। और लो प्रीमियम्स है, तो इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो भी सही रहेगा। सलाह हो गई। और यही वजह है कि लोगों का रुझान भी है, जिस तरह के फंडामेंटल्स भी बदले हैं और लोगों के पास उतने विकल्प नहीं थे। अब क्योंकि चांदी स्टोरेज कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, बल्कि होती है, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल में रुझान, बहुत सारे जो जिनका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रहता था वो नहीं दिखाते थे। अब धीरे धीरे मार्केट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। हॉलमार्किंग की भी तैयारी चल रही है, जो बड़े शहरों में तो अब मांगने पे हॉलमार्किंग दी भी जाती है। तो ये सब सारी वजह हैं कि सिल्वर का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और ईटीवी प्रोडक्ट्स को लेकर भी, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मेटल्स आज काफ़ी तेज है, प्रेशियस मेटल्स के साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स भी तेज नज़र आ रहे हैं। केरिया जी, क्या पसंद है आपको? कॉपर तेज है, एल्युमिनियम तेज है, जिंक, निकल, सब में तेजी दिख रही है, लेड से कमजोर दिख रहा है। आपकी राय? देखिए, जो मुझे लगता है कि जो रैली मैंने पहले भी कहा था कि बुलियंस के बाद जो चलने वाली है वो बेस मेटल, और बेस मेटल के लिए हम देख रहे हैं कि जैसे यूएस चाइना के जो ट्रेड टेंशन है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी, स्टेबिलिटी आई है। और चाइना से भी हम देख रहे हैं एडिशनल स्टिमुलस की बात करें, विंटर्स जो सीवियर रहेगी उसमें भी हम देखें प्रोडक्शन कटलमेंट्स रहेंगे।
बट अभी हमने पिछले 10-12 दिन में देखा प्राइजेस ने एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन कर लिया। ये काफी चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जैसे एलएमई पे अगर हम कॉपर की बात करें तो 10,800-900 का एक स्टीफ रेजिस्टेंट मार्केट को फेस कर रहा था और अब वो स्ट्रेंथ गैदर करके एक अच्छी रैली की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है दिसंबर वायदे पे नजर रखिए, जहाँ पे मुझे लगता है कॉपर जो सबसे लीड करता है वहां पे 1010 पे आप लेके चलिए, 1005 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1018 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए अभी हमने काफी समय से 1020-22 के ऊपर जाते हुए नहीं देख पा रहे प्राइजेस को। अगर ये 11,000 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है एलएमई पे तो 11,800 तक का भी जंप मिल जाएगा। वहीं जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में भी मुझे लगता है कि दिसंबर वायदे में लेके काम किया जा सकता है। जिंक 298 पे लीजिए, 296 का स्टॉप लॉस लगाइए, 302 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि अच्छी गिरावट के बाद अब बॉक्साइट के प्राइजेस में जो स्टेबिलिटी आई है वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। जो 268 पे ले सकते हैं, 266 के स्टॉप लॉस है, 271 का टारगेट रहेगा एल्यूमिनियम पे। तो एल्युमिनियम आपको पसंद है, 268 पे आपकी टॉपिक यहां से निकल कर आ रही है। आप बताइए अनिल सर, आपकी राय क्या है मेटल्स पर? तो इसमें ओवरऑल तेजी है। कॉपर में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो नीचे में 990 और ऊपर में 1025, तो बाय ऑन डिप्स इसमें करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि पोजिशनल व्यू लेके, क्योंकि स्टॉप लॉस 990 के नीचे ही बनता है। और जब ये ब्रेकआउट देगा, कि ब्रेकआउट देना चाहिए 1025 के ऊपर, तो 1050 इसका ओवरऑल टारगेट बनेगा। एल्यूमिनियम भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा एक करेक्शन नीचे की तरफ हो चुका है। 261 के ऊपर जब तक है पोजिशनल ट्रेंड ऊपर है। जिंक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, गुड टाइम टू बाय। 295 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जिंक को खरीदा जा सकता है। बट जिंक का जो ओवरऑल मूव रहेगा कंपेयर टू कॉपर या एल्यूमिनियम, स्लो रहेगा। गई उनकी साइड से राय, अनिल जी ने अपनी राय दे दी है। मैं भाविक जी के पास आना चाहूंगी। सर, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? कौन से फंडामेंटल्स आज उनके पीछे काम कर रहे हैं? अच्छी खासी तेजी आज कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में नजर आ रही है। हाँ, ये सब चीजें देखिए, ये यूएस में ट्रम्प और जिनपिंग की जो भी बातचीत हो रही है वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। और दूसरा अगर देखें तो चाइना ने भी लिक्विडिटी बढ़ाई है मार्केट में, लिक्विडिटी डाल के, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और दूसरा अगर देखें तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड टॉक है वो भी कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव नहीं आ रहा है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर में 2 महीने में हमने देखा कि 999 का जो लेवल है वो सपोर्ट लिया है, ऊपर 1030 पे अटका हुआ है। तो अगेन यही है कि 1030 से 1000 के एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। बट अभी भी अंडरटोन काफी बुलिश है। अगर देखें तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 2020 सप्लाई जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो कोई भी जब मिलता है तो बाई करना चाहिए। तो इंट्राडे भी आई थिंक बाई है। जब तक 1000 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो सकती है। तो आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1010 पे बाय कर सकते हैं। 1020 के टारगेट के लिए 1006 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको दिसंबर वायदा खरीदना है 1010 पर, आपको स्टॉप लॉस जो बताया है 1006 का, लेकिन टारगेट से आपको 1020 तक के मिल सकते हैं। लोकेश जी, आपको आज बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में क्या पसंद है आपकी? अच्छा, तो मुझे कॉपर दिख रहा है, वहां पर एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी मुझे दिख रहा है जहां आप ऑप्शन बाई करके जा सकते हैं। 1010 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर 16 रुपए 70 पैसे के करीब आ रहा है। आप इसको लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए आप 9 रुपए के करीब का। मुझे लगता है 32 से 33 रुपए तक का मूव स्टॉक में, इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुझे नेचुरल गैस बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस पर भी एक ध्यान रखा जा सकता है। वहां पर एक बहुत बड़ा अप मूव मुझे लगता है पोजिशनल बेस पे आते हुए दिखेगा आने वाले टाइम पे। पर लोकेश जी की साइड से कॉपर पसंद है, लेकिन नेचुरल गैस पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। है सर, ये 2024-25 में कहा जा रहा है कि देश में रिकॉर्ड तिलहन उत्पादन हुआ है। करीब करीब 430 लाख टन के आसपास की रिपोर्ट है, जो पिछले साल से 32 लाख टन ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद तो इंपोर्ट नंबर में कुछ कमी नहीं आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है? और दूसरा, जो सोयाबीन के नंबर, मूंगफली, ये सब जो नंबर दिख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। क्या ये ज़्यादा तो नहीं है या ठीक है जो नंबर हैं? की जो सिस्टम है उसके मुताबिक वो लोग एस्टिमेट कर रहा है। ट्रेड फॉलो द डिफरेंट वे। गवर्नमेंट के पास भी है, ट्रेड के पास भी सिस्टम है। हम भी रिमोट सेंसिंग लगा के करवा रहे हैं। पर जो इतना डिफरेंस जो लग रहा है कि भाई आज सोयाबीन के जो दिखा रहा है 152 लाख के करीब दिखा रहा है सोयाबीन का, आज आप ट्रेड
इवन सोपा जो एक ट्रेड एसोस है उसने भी 125 लाख बोला है, और आप ट्रेड में जाए, इंडस्ट्री के पास जाए तो 100 और 105 के बीच में ही है। ऐसा ही ग्राउंड नट में है, ग्राउंड नट में नुकसान भी हुआ है, जो बारिश है वो सब निकाल के, तो वहां भी ज्यादा लग रहा है। अगर यही नंबर चलिए, मान लिए कि गवर्नमेंट के नंबर सही है, तो आज आपके जो इंपोर्ट पे क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है? लास्ट ईयर भी इंपोर्ट 108 लाख किया था, ये साल भी 160 लाख किया है, तो वो भी एक सवाल आता है। तो हम चाहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन हो जाए गवर्नमेंट के नंबर और ट्रेड के नंबर, तो एक अच्छा रहेगा। दूसरा एक जो चीज हो रही थी, जो एकरेज का डेटा था, पहले 2 साल पहले हर वीकली गवर्नमेंट एकरेज का डेटा स्टेट में पब्लिश करते थे। वो काफी हेल्पफुल था इंडस्ट्री को, ट्रेड को, फार्मर को, कि भाई सोइंग कब बढ़ रहा है, कौन सी साइड में बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया और खाली एक नंबर देता है, भाई सोयाबीन का 110, 105 जो भी एक नंबर ही दे रहा है ऑल इंडिया का। उसके वजह से क्या है कि वी आर इन डार्क, वी आर टॉकिंग विद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए। वो काफी फर्क पड़ता है इंडस्ट्री को, ट्रेड को, इसके के नंबर आपके साथ सोइंग का नंबर है तो पता चलता है। तो वो भी हमने बार बार गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि आप जो पहले सिस्टम थी हर वीकली आप सोइंग का डेटा थे, चाहे खरीफ हो या रबी हो, वो फिर से चालू कीजिए, ताकि इंडस्ट्री और ट्रेड ज्यादा स्मूथ रहता है। हाँ जी। में काफी ज्यादा फर्क है, काफी ज्यादा है। आप क्या सही मानते हैं, सरकार के आंकड़े सही है, ट्रेड बॉडी के? उसमें कमेंट नहीं करूं। सरकार की जगह पे सही है, ट्रेड की जगह पे सही है। मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा कि कौन गलत है, मगर डिफरेंस आप ज्यादा है, वो एक्सपर्ट है, सही इतने बात सालों है। से, 40-45 दूसरा सालों आपने से पूछा जो इंडस्ट्री में है। नेपाल का, आपने एक नेपाल के लिए पूछा, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 8.25 टू 19.25 कर दिया ड्यूटी, तो पामोलिन जो रिफाइंड पामोलिन आ रहा था टोटली बंद हो गया। हाँ एक हाँ दूसरा गेट खुल गया। हाँ अंडर हाँ। साफ्टा नील ड्यूटी है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड नेपाल होता है, और जो कंट्री के साथ और नेबरिंग कंट्री के साथ में, तो वहां जीरो में इंपोर्ट करता है, जीरो में इंडिया में भेज रहा है। तो खास करके बिहार और यूपी के जो ईस्टर्न एरिया है, दैट इज बिंग अफेक्ट एरिया। तो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ किया जाए। उसमें बायलैटरल ट्रेड है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि वन साइड यू कैन टेक ए डिसीजन, पर वहां कैनलाइजेशन जरूर कर सकते हैं। अगर आप कैनलाइजेशन कर दिया तो आपका फर्क पड़ेगा ये कि भाई जो जितना माल आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रादर देन एक ही स्टेट में आने की जगह वो माल पूरा इंडिया में जाएगा तो एक रीजन में कोई लोड नहीं आएगा। और दूसरा गवर्नमेंट का भी थोड़ा जो मार्जिन है, लेट जो आज तो गवर्नमेंट नाफेड जैसी संस्था है उनको भी फायदा होगा कि भाई जो भी भाव में आए आप मार्केट के भाव से बेचो, तो यहाँ की लोकल जो प्रोड्यूसर है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सबसे बड़ी चिंता यही है कि ड्यूटी फ्री रिफाइंड सोया, सूरजमुखी तेल भी इंपोर्ट जो नेपाल से हो रही है वो एक बड़ी चुनौती बन गई है। कुछ रीजन वेस्ट, खास करके बिहार यूपी में तो एक बड़ा मार्केट भी खराब हो रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि चुनौतियां क्या हैं। और सोयाबीन रिफाइंड आ रहा है वो नेपाल से ही आ रहा है। जी जी, वहां से ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील कहाँ से भी रिफाइंड नहीं जी आ रहा जी, है, मैं क्योंकि वही वो कह रहा था कि fertile सोया नहीं है अपने नहीं, जो। सनफ्लावर ऑयल का भी रिफाइंड होके वहाँ नेपाल के रास्ते आ रहा है, जबकि वहाँ तो उस तरह के सोर्स भी नहीं है। फिर इस नंबर, इतने नंबर पे अगर आ रहा है तो डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। शुक्रिया सर आपका। चलिए नॉन एग्री मार्केट की ओर वापस से लौटते हैं। कच्चे तेल पर एक सलाह, अनिल सर, वक्त है, क्रूड में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सर? ओवरऑल ये रेंज बाउंड है 5150 और 5300, तो 5300 के आसपास, मतलब 50 to 80 के आसपास इसमें सेल किया जा सकता है, क्योंकि कोई अभी कोई मेजर ट्रिगर है नहीं। विंटर का एक सीजनैलिटी रहता है, इसके अलावा अभी कोई ट्रिगर है नहीं। तो 50 to 80 के आसपास सेल, 5320 का स्टॉप रहेगा, और नीचे में 5180 एक मेजर सपोर्ट जोन। जी आज तीनों मसाले कमजोर है। धनिया में कल अच्छी तेजी थी, 9400 के ऊपर मजबूती से था, आज ये भी कमजोर है। जीरा भी 1% नीचे है, हल्दी में भी 1.25% की गिरावट है। क्या करना चाहिए मसालों में सर? कि मसालों में ओवरऑल तो मुझे लगता है ध्यान तेजी का ही है, बट जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते भर में तेजी देखी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। तो हल्दी में आई डोंट थिंक कोई बड़ा फॉल बैक रहेगा, बट 13,800 से 14,200 के दायरे में आज इंट्राडे में 14,200 पे बेचिए, 13,800 पे कवर कर लीजिए। बट धनिया में जिस ढंग से बड़ी रैली आई थी तो एक टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है, तो 9450 पे बेचिए, 9550 का स्टॉप लॉस लगाइए, 9300 का टारगेट रहेगा। जीरे के अंदर भी 21,700 पे बेचिए, 21,200 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए तीनों ही काउंटर में ये इंट्राडे के लिहाज से थोड़ी बहुत गिरावट है, बट वापस ये फंडामेंटल मजबूत है तो वापस बाइंग आ जाएगी।
आप चारों मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे वायदा बाजार का पूरा अपडेट। एफएनओ जंक्शन में जल्द लौटते हैं।